साल था 2014। लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी थी। पीएम पद के सबसे चर्चित कैंडिडेट नरेंद्र मोदी मैदान में थे। उनको जीत दिलाने के लिए एक 37 साल का लड़का पर्दे के पीछे बैठकर स्ट्रेटेजी बना रहा था, जो कभी कभार जीन्स टी शर्ट में नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द दिख जाता था। और हैरानी की बात यह है कि साल 2011 में ये जीन्स टी शर्ट वाला लड़का नरेंद्र मोदी के लिए एक फोन पर स्विट्जरलैंड से सीधा इंडिया आ गया और कुछ ही सालों में बन गया देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। यानी पीएम मोदी के बाद एमके स्टैलिन, जगन मोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे आधे दर्जन से ज्यादा सीएम्स के लिए वर्क किया। वैसे नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि किस शख्स की बात हो रही है, लेकिन हमारे भी कुछ नियम है, इसीलिए बताना ही पड़ेगा। प्रशांत किशोर, जी हाँ, जिसे आज पूरा देश पीके के नाम से जानता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर मोदी ने उस एक फोन कॉल में ऐसा क्या कहा कि पीके अपनी हाई प्रोफाइल नौकरी छोड़कर स्विट्जरलैंड से इंडिया दौड़े चले आए। सवाल ये भी है कि जिस पीके ने अपनी आइडियाज और स्ट्रेटेजी से दूसरों को सीएम बनाया, क्या वही पीके बिहार के सीएम बन पाएंगे? चलिए पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। 1977 में बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के कोनार गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया प्रशांत किशोर। बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। डॉक्टर पिता श्रीकांत पांडे को लगता था कि बेटा भी डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, लेकिन पीके को खुद ही नहीं पता था कि उन्हें बनना क्या है। मैट्रिक की पढ़ाई बक्सर से पूरी करने के बाद उन्होंने करीब 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, फिर पहुंच गए दिल्ली, जहां उन्होंने हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में एडमिशन लिया। लेकिन इस दौरान फिर से 2 साल का ब्रेक ले लिया, यानी मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक 4 साल का ब्रेक। उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि वो ब्रेक के दिनों में क्या करते थे। जवाब आया, वही जो उस उम्र में युवा नहीं करते। खैर, इतना ब्रेक देखकर घर वाले घबरा गए। उन्हें लगा बेटा निकम्मा निकल गया। लेकिन पीके ने लखनऊ और हैदराबाद में जाकर अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। स्टडीज खत्म होते ही सीधा यूनाइटेड नेशन में जॉब लग गई। जेनेवा शिफ्ट हो गए। एक हाई पेइंग सैलरी और बिल्कुल सिक्योर फ्यूचर, लाइफ एकदम सेट थी। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। साल था 2011। पीके ने जेनेवा में काम के दौरान इंडिया की 4 स्टेट में कुपोषण का सर्वे किया। सर्वे के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था मॉल न्यूट्रिशन हाई ग्रोथ स्टेटस इन इंडिया। रिपोर्ट में गुजरात सबसे नीचे था। ये बात उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी को चुभ गई। इसके कुछ ही दिन बाद मोदी ने पीके को फोन घुमा दिया और कहा, यूएन की नौकरी छोड़िए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, शिकायत क्यों कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद फोन पर एक खामोशी सी पसर गई। उस वक्त वो सीएम मोदी की बातों का जवाब नहीं दे पाए, इसके लिए उन्होंने समय मांगा। ऑफ कोर्स ये ऑफर था तो बहुत बड़ा, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए रिस्क भी उतना ही हाई था। काफ़ी सोचने और अपनी वाइफ जानवी से डिस्कस करने के बाद पीके ने सीएम मोदी को जवाब दिया। उन्होंने जॉब छोड़ने के लिए हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त रखी कि वो बदले में मुझे हियरार्की का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मैं आपके साथ सीधे तौर पर काम करूंगा। यहाँ हियरार्की का मतलब है मेरे बॉस सिर्फ आप होंगे, मैं सीधे आपको रिपोर्ट करूंगा। तो फाइनली साल 2011 में पीके सीएम मोदी को ज्वाइन करते हैं और ये गुजरात असेंबली इलेक्शन का वक्त था। पीके ने मोदी के लिए स्पीचेस लिखना शुरू किया, चुनाव जीतने के लिए नए आइडियाज बनाए। ऐसे में पीके टीम मोदी के सबसे भरोसेमंद बनते गए। लेकिन उस वक्त पीके को कोई नहीं जानता था। मीडिया अटेंशन कम देती थी, क्योंकि जो काम वो करते थे उसे प्रोफेशनली पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। पीआर का सिंपल मतलब है किसी लीडर, एक्टर या बिजनेसमैन का पब्लिक से अच्छा रिलेशन बनना, और अगर उनकी इमेज खराब हो गई है तो उसे ठीक करना होता है। फिर आया 2013। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट
प्रशांत किशोर ने अपने 3 साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदल के साथ मिलकर अपनी पहली पीआर कंपनी बनाई जिसका नाम था कैग यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। और ठीक 1 साल बाद यानी 2014 में इस कंपनी का नाम बदलकर आईपैक कर दिया गया। और यही वो साल था जो पीके के लिए टर्निंग पॉइंट था। लोकसभा चुनाव का दौर था। बीजेपी फ्रंट फुट से बैटिंग कर रही थी, कांग्रेस के अनफिट बॉलर्स फुल टॉस फेंक रहे थे और बीजेपी के बैटर हर बॉल बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। बीजेपी ने अपने दम पर आसानी से 282 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और वही अनफिट कांग्रेस 44 रनों के छोटे स्कोर पर सिमट गई। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी, जब बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी तो बीजेपी के ही ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक लड़का क्लैपिंग कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कोच की रोल में पीके थे। प्रोफेशनली पीआर और राजनीतिक भाषा में कहें तो इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट। यहीं से पीके को पहली बार पॉपुलैरिटी मिली। मीडिया भी पीके को सीरियस अटेंशन देने लगी। इसी के बाद देश में इलेक्शन मैनेजमेंट का कल्चर शुरू हुआ। निरंजन मुखोपाध्याय अपनी बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स में लिखते हैं कि 2014 के इलेक्शंस में पीके मोदी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक थे। उन्होंने डेटा को हथियार बनाया और तकनीक को अपना साथी। पीएम मोदी के लिए 3D होलीग्राम रैली ऑर्गेनाइज्ड करवाया, यानी इसमें मोदी एक ही समय में दर्जनों शहरों में लोगों को संबोधित करते दिखाई देते थे, जबकि असल में वो सिर्फ एक जगह मौजूद रहते थे। इसके बाद चाय पर चर्चा कैंपेन डिजाइन किया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी का काम करने के बाद लगातार 7 सालों तक पीके ने देश के आधे दर्जन से ज्यादा सीएम्स के लिए कैंपेन किया। लगभग हर बार सक्सेस मिली, नाम और पैसा दोनों कमा रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पीके ने इलेक्शन कैंपेन वाले खेल को अलविदा कह दिया? इसका रीजन समझने के लिए हमें 10 साल पीछे 2015 के बिहार में जाना होगा। तब बिहार की पॉलिटिक्स में बवाल मचा हुआ था। जेडीयू बीजेपी का 17 साल पुराना अलायंस टूट गया और सीएम नीतीश और तेजस्वी एक हो गए। उन्होंने अपना महागठबंधन बना लिया। यहीं से शुरू हुई नीतीश की पलटी मार पॉलिटिक्स। ये भी पीके का ही आइडिया था। तो जेडीयू और आरजेडी पहली बार अलायंस में बिहार इलेक्शन लड़ रही थी। उधर बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद इस बार मेजॉरिटी मिले और बिहार का सीएम उनका हो, जो बिहार में कभी हुआ ही नहीं है। उम्मीद लगने के पीछे की वजह ये थी कि उस वक्त पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी हिंदी स्टेट्स में 7वें आसमान पर थी। फिर क्या था, बिहार का इलेक्शन का मन सेट हो गया, लेकिन इस बार बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के चौके छक्के लगने शुरू हो गए और ड्रेसिंग रूम में एक शख्स फिर तालियां बजा रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए नहीं, महागठबंधन के लिए। किरदार वही था पर कहानी बदल गई। खेला खत्म हो गया था। रिजल्ट महागठबंधन के फेवर में और बिहार का कंट्रोल फिर से नीतीश कुमार के हाथ में और इस जीत का हीरो बनते हैं प्रशांत किशोर। इसके बाद तो पीके का रोला इतना हो गया कि नीतीश के करीबी ललन सिंह और संजय झा साइडलाइन हो गए और खुद उनके सबसे खास बन गए। फिर साल 2018 में उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। उन्हें सीधा जेडीयू का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। सब ठीक चल रहा था, पर 2019 में बीजेपी ने सीएए लाया, जिसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया। देश की सभी पार्टीज दो खेमे में बट गई। इस समय नीतीश वापस आरजेडी से पलटी मारकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, इसीलिए जेडीयू सीएए के सपोर्ट में खड़ी हो गई। पीके को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर ट्वीट कर दिया और यहीं से जेडीयू से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। फिर क्या था, इस ट्वीट के कुछ ही दिनों बाद जेडीयू सख्त हो गई और पीके को इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद पीके के करियर में 2 ऐसे मोड़ आए जो उन्हें अंदर से झकझोर दिए। इसके बाद साल 2021 में आखिरी बार ममता बनर्जी के लिए काम किया। 2 मई 2022 को पीके ने ट्वीट करके इशारा किया कि अब वो असली मालिक यानी जनता के पास लौट रहे हैं और वहीं से शुरू हुआ जनसुराज। लेकिन ये सब वो 2 इंसिडेंट की वजह से हुआ था। क्या था इंसिडेंट? दरअसल 2017 में पीके
कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट अमरिंदर सिंह के लिए कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने पंजाब की जनता का भरोसा जीतने के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया। 9 नुक्ते, यानी जीतने के बाद 9 वादे पूरे होंगे, जिसमें से एक वादा था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को परमानेंट करना। पार्टी जीत गई, सीएम बने लगभग 2 साल हो गए, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने सीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उस प्रोटेस्ट में एक आदमी के हाथ में तख्ता था जिस पर लिखा हुआ था, जो हमारी मुलाकात सीएम से कराएगा उसे हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे। प्रोटेस्ट पर रिएक्शन देते हुए पंजाब विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन अमन अरोड़ा ने ट्वीट किया, प्रशांत किशोर को बुलाओ, उसी ने वादा किया था, वही फ्रॉड है। अब प्रशांत किशोर ने इस ट्वीट को राहुल गांधी को भेजा और कहा, सरकार आपकी, सीएम आपका, वादा आपका और जनता हमें फ्रॉड कह रही है। इसके बाद ही पीके को रियलाइज हुआ कि चुनाव जीतने के लिए मैनिफेस्टो तो बनाता हूं, लेकिन जीतने के बाद सीएम्स मैनिफेस्टो पर काम ही नहीं करते और जिससे जनता के साथ धोखा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी इन धोखे में शामिल होता हूं। दूसरा रीजन था 2015 का बिहार चुनाव। पीके ने नीतीश के लिए 7 निश्चय योजना डिजाइन किया। उनका मानना था अगर ये सही से लागू हो जाए तो बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। उनके अकॉर्डिंग सीएम नीतीश ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी पीके ने डिसाइड किया, अब किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, अपने लोगों के लिए और बिहार की मिट्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन कहानी अभी बाकी है। इस बार जब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो कितना कामयाब होगी, सब कुछ बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।